Friends, welcome to all. Today we are going to discuss about the MCQ of chapter 6 of class 11th history, three orders. So start with question number 1. In the three orders, which of the three social categories are included? कि जो थ्री ऑर्डर्स का जो चैप्टर है उस थ्री ऑर्डर्स में जो तीन सोशल कैटेगरी के बारे में पूरा चैप्टर हमारा बेस है, इन तीन सोशल कैटेगरी में किस किस को इंक्लूड किया गया है। नंबर 1 क्रिश्चियन प्रिस्ट, नंबर 2 लैंड ओइंग नोबल्स, नंबर 3 पीजेंट्स और डी ऑल दी अबव। तो मार्क दी आंसर कि फर्स्ट ऑर्डर में आपके प्रिस्ट हैं जो पादरी लोग होते थे, सेकंड में नोबल्स हैं और थर्ड में पीजेंट्री क्लास है और डी ऑप्शन आपको बोल रहा है कि तीनों ही ऑल दी अबव। तो करेक्ट आंसर इज डी ऑल दी अबव। विच ऑफ द अर्लीस्ट स्कॉलर इन फ्रांस हु हैव वर्कड ऑन फ्यूडलिज्म? किस फ्रांस में सामंतवाद के ऊपर काम करने वाले शुरुआती इतिहासकार या शुरुआती जो स्कॉलर थे उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए मार्क ब्लोच, ऑप्शन बी मार्क ट्वीन, ऑप्शन सी मार्क जेन, ऑप्शन डी मार्क ओलिवर। तो यू हैव टू फाइंड आउट द नेम ऑफ द स्कॉलर हु वर्कड ऑन फ्यूडलिज्म। तो करेक्ट आंसर इज मार्क ब्लोच। क्वेश्चन नंबर 3, विच जर्मेनिक ट्राइब गेव देयर नेम टू गोल मेकिंग इट फ्रांस? कि फ्रांस जो कि पहले गोल के नाम से जाना जाता था तो बाद में उसका नाम फ्रांस रखा गया। तो कौन सी जर्मनी की वो आदिवासी जनजाति थी, जर्मनिक ट्राइब थी जिसके बेस के ऊपर गोल का नाम बाद में फ्रांस रखा गया? ऑप्शन ए फ्रेंक्स, ऑप्शन बी फ्रांच, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी फ्रिंक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फ्रेंक्स। क्वेश्चन नंबर 4, टू whom in 800 the Pope gave the title of Holy Roman Emperor to ensure his support? कि 800 ईस्वी में रोम के पोप ने किस सम्राट को होली रोमन एम्पायर का टाइटल दिया अपनी सपोर्ट के लिए? किंग सालमैन, ऑप्शन बी किंग सापुर, ऑप्शन सी किंग जॉर्ज, ऑप्शन डी किंग लुई। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज किंग सॉलमन, जो कि फ्रांस के राजा थे जिन्हें कि 800 में होली रोमन एम्पायर का पदवी दी गई थी रोम के पोप के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, प्रीस्ट प्लेस्ड देमसेल्व्स इन द फर्स्ट ऑर्डर एंड नोबल्स इन द सेकंड। द नोबिलिटी हैड इन रियलिटी ए सेंट्रल रोल इन सोशल प्रोसेस। दिस इज बिकॉज दे कंट्रोल लैंड। दिस कंट्रोल वाज द आउटकम ऑफ ए प्रैक्टिस कॉल्ड एज। प्रिस्ट जो लोग थे इस सोशल ऑर्डर में उन्होंने अपने आप को फर्स्ट ऑर्डर में रखा और नोबल्स को सेकंड ऑर्डर में रखा गया, लेकिन रियलिटी में देखें तो जो सारी सामाजिक रूप से ये प्रोसेस थी इसमें नोबिलिटीज का केंद्रीय भूमिका थी, क्योंकि उनके द्वारा ज़मीन के ऊपर कंट्रोल किया जाता था, लैंड के ऊपर उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता था और ज़मीन के ऊपर ये कंट्रोल का जो पूरा प्रोसेस था, इस प्रोसेस के पीछे एक स्पेसिफिक प्रकार की एक प्रथा थी जो कि फ्रांस में उस समय पुराने समय से चली आ रही थी। तो इस प्रैक्टिस को फ्रांस में किस नाम से जाना जाता था, यही आपका आंसर है। ऑप्शन ए वेसल, ऑप्शन बी वेसली, ऑप्शन सी वेसलिक, ऑप्शन डी वेसलेज। तो आपको इस प्रथा के बारे में बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी का लॉर्ड्स हाउस वाज कॉल्ड, कि लॉर्ड का जो घर है उसको किस नाम से पुकारा जाता था? ऑप्शन ए फील्ड, ऑप्शन बी मेनोर, ऑप्शन सी फॉर्म, ऑप्शन डी मेनिया। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर कि लॉर्ड के हाउस को, जो लॉर्ड का घर होता था उसको किस नाम से जाना जाता था? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट वन, फ्रॉम द 9th century देयर वर फ्रीक्वेंट लोकलाइज्ड वार्स इन यूरोप। The amateur peasant soldiers were not sufficient and good cavalry was needed. This led to the growing importance of a new section of people. Mention the name of this new section of people. कि 9th century में हम पूरे यूरोप में देख रहे हैं कि वहाँ पे स्थानीय रूप से जो युद्ध होते थे उन युद्धों की संख्या वो लगातार बढ़ती जा रही थी। तो जिसके कारण जो किसान जिनको सोल्जर्स बनाकर लड़ाई की जा रही थी वो अब सफिशिएंट नहीं थे, इसलिए एक अच्छी घुड़सवार सेना की आवश्यकता वहाँ पे महसूस हुई, जिसके कारण एक नए प्रकार के वर्ग का वहाँ पे उदय होता है। इस नए वर्ग को या न्यू सेक्शन ऑफ पीपल को किस नाम से यूरोप में पुकारा गया है? ऑप्शन ए द लॉर्ड्स,
ऑप्शन बी द फुट सोल्जर्स, ऑप्शन सी द नाइट्स, ऑप्शन डी द सोल्जर्स। तो इनको किस नए नाम से पुकारा गया, यू हैव टू फाइंड आउट। तो करेक्ट आंसर विल बी द नाइट्स, कि इस प्रकार की जो घुड़सवार सेना जो बादे बनी उसको नाइट्स के नाम से पुकारा गया। नाउ एट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ नाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं जिनका संबंध नाइट से है, इनको आपको पहचानना और बताना इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए, द लॉर्ड गेव द नाइट ए पीस ऑफ लैंड, फीफ एंड प्रोमिस टू प्रोटेक्ट इट। लॉर्ड के द्वारा नाइट को एक ज़मीन का टुकड़ा दिया जाता था जिसे कि फीफ के नाम से जाना जाता था, और साथ ही ये प्रॉमिस भी किया जाता था कि इसकी प्रोटेक्शन की जाएगी। ऑप्शन बी, द फीफ कुड नॉट बी इनहेरिटेड। जो ज़मीन का ये टुकड़ा जो लॉर्ड के द्वारा नाइट को दिया जाता था जिसे कि फीफ के नाम से जाना जाता था, ये वंशानुगत नहीं था, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसे ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता था। ऑप्शन सी, इन एक्सचेंज द नाइट पेड हिज लॉर्ड ए रेगुलर फी एंड प्रोमिस टू फाइट फॉर हिम इन वार। कि जमीन के इस टुकड़े के बदले में नाइट के द्वारा अपने लॉर्ड से प्रोमिस किया जाता था कि वो उससे एक रेगुलर फी लेगा और उसके बदले में उसकी तरफ से युद्ध में लड़ाई करेगा। ऑप्शन डी, ए नाइट माइट सर्व मोर देन वन लॉर्ड बट हिज फॉरमोस्ट लॉयल्टी वाज टू हिज ओन लॉर्ड। एक नाइट है वो एक से ज़्यादा लॉर्ड की साइड से एक से ज़्यादा लॉर्ड के बिहाफ पे लड़ाई कर सकता था, लेकिन उसकी सबसे ज़्यादा जो वफादारी थी वो अपने लॉर्ड के प्रति बनी रहती थी। तो इनमें से यू हैव टू फाइंड आउट विच इज़ नॉट करेक्ट। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा बी, कि फीफ का जो टुकड़ा था जो लॉर्ड के द्वारा दिया जाता था उसे इनहेरिटेड किया जा सकता था, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसे ट्रांसफर किया जा सकता था। नाउ 9th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द कैथोलिक चर्च, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कैथोलिक चर्च को लेकर कुछ स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, यू हैव टू फाइंड आउट। ऑप्शन ए, द कैथोलिक चर्च हैड इट्स ओन लॉज, ओन्ड लैंड्स गिवन टू इट्स बाय रूलर्स एंड कुड नॉट लेवी टैक्सेज। कैथोलिक चर्च के पास खुद के अपने कानून होते थे, उनके पास खुद की अपनी ज़मीनें होती थी जो शासकों के द्वारा उन्हें दी जाती थी, और वे किसी भी प्रकार के टैक्स को नहीं लगा सकते थे। ऑप्शन बी, एज द हेड ऑफ द वेस्टर्न चर्च वाज द पोप। जो वेस्टर्न चर्च था उसका हेड था वो पोप को माना जाता था। ही लिव्ड इन रोम, जो कि रोम में रहता था। द क्रिश्चियंस इन यूरोप वर गाइडेड बाय बिशप्स एंड क्लेर्जीज हु कॉन्स्टिट्यूटेड द फर्स्ट ऑर्डर। और जितने भी जो ईसाई लोग थे यूरोप में रहने वाले, उन सबको ईसाई धर्म में गाइड करने के लिए बिशप और जो क्लेर्जीज होते थे उनकी मुख्य भूमिका होती थी, जिनको कि फर्स्ट ऑर्डर में शामिल किया गया था। ऑप्शन सी, द मोस्ट विलेजेस हैड देयर ओन चर्च वेयर पीपल असेंबल्ड एवरी संडे टू लिसन टू द सरमन बाय द प्रीस्ट एंड टू प्रे टुगेदर। ज़्यादातर गाँवों में अपने खुद के चर्च होते थे जहाँ लोग संडे को इकट्ठा होते थे, और जहाँ पे लोग जो प्रीस्ट की तरफ से जो सरमन होते थे, उपदेश होते थे, उनको सुनते थे। ऑप्शन डी, एवरीवन कुड नॉट बिकम ए प्रीस्ट। हर व्यक्ति प्रीस्ट नहीं बन सकता था। सर्व्स वर बेन्ड, जो दास लोग होते थे उनको बैन किया गया था। एज वर द फिजिकली चैलेंज, साथ ही जो शारीरिक रूप से जो फिजिकली चैलेंज पीपल थे वो भी प्रीस्ट नहीं बन सकते थे। वीमेन कुड नॉट बिकेम प्रीस्ट, महिलाओं को भी प्रीस्ट बनने की आज़ादी नहीं थी। मैन हु बिकेम प्रीस्ट कुड नॉट मैरी, और वे व्यक्ति जो प्रीस्ट बन जाते थे वो शादी नहीं कर सकते थे। तो यू हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग देम। तो थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा, तो आंसर ए होगा। इनकरेक्ट यहाँ पे है कुड नॉट लेवी टैक्सेस। यदि आपको पता हो तो चर्च के द्वारा एक टैक्स लगाया जाता था, तो इसलिए ये स्टेटमेंट है वो आपका रॉन्ग हो गया। नाउ नेक्स्ट वन, The church was entitled to a 10th share of whatever the peasants produced from their land over the course of the year. This tax was called. चर्च के द्वारा किसानों के द्वारा पूरे साल में जितना प्रोडक्शन किया जाता था, उस प्रोडक्शन का 10th शेयर यानी जो 10वां हिस्सा था वो टैक्स के रूप में लिया जाता था। इस टैक्स को किस नाम से जाना जाता था? टाइल्थ, बी 10th, सी टीथ, डी टेली। तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा टीथ के नाम से टैक्स जाना जाता था। ठीक है, पहला ऑप्शन टाइटल गलत हो गया, ऑप्शन बी 10th भी गलत है, ऑप्शन डी टेली भी गलत है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट वन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द मॉन्क्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। मॉन्क से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए, उनमें से कौन सा सही नहीं है। सम डीपली रिलीजियस पीपल चूज टू लिव आइसोलेट लाइव्स इन कॉन्ट्रास्ट टू क्लर्जीज हु लिव्ड अमंग्स्ट पीपल इन टाउन्स एंड विलेजेस। They lived in religious communities called abbeys or monasteries, often in places very far from human habitation. Option B. Two of the more well-known monasteries were those established by Saint Benedict in Italy in 529 and of Cluny in Burgundy in 910. Option C. Monks took vows to remain in the abbey for the rest of their lives and to spend their time in prayer, study and manual labor like farmers. Option D. Unlike priesthood, the life was open to both men and women. Men became monks and women nuns. Option E. Except in a few cases, all abbeys were single-sex communities. That is, there were separate abbeys for men and women. Like priests, monks and nuns were allowed to marry. तो विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इट इज इजी वन, यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन सा स्टेटमेंट है वो इनमें से सही नहीं है। तो थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इसमें स्टेटमेंट ई है वो करेक्ट नहीं है। इसमें लिखा हुआ है मॉन्क्स एंड नन्स वर अलाउड टू मैरी, कि मॉन्क्स और नन्स थे उनको शादी करने की परमिशन दी गई थी, तो ये स्टेटमेंट है वो आपका हो गया रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, नाउ 12th, विच म्यूजिशियन डेवलप्ड द प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिटी सिंगिंग और प्रेयर्स इन चर्च। चर्च के अंदर जो कम्युनिटी सिंगिंग है उसकी प्रैक्टिस किस म्यूजिशियन के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन ए एबिस जाइल्स, ऑप्शन बी एलाइस फ्लेमिंग, ऑप्शन बी एबिस हेडिगार्ड, ऑप्शन डी एलिनकार। तो विच इज द करेक्ट, कि कौन से म्यूजिशियन के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन 13th, फ्रॉम द 13th century some groups of monks choose not to be based in a monastery but to move from place to place, preaching to the people and living on charity, by which name they were called। 19th century से हम कुछ मॉन्क्स के ग्रुप को देखते हैं जिन्होंने मोनेस्ट्री को छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह घूमना शुरू कर दिया, साथ ही वो लोगों को उपदेश देते थे और चैरिटी के ऊपर अपना जीवन बिताते थे। इन लोगों को किस नाम से पुकारा जाता था। ऑप्शन ए फ्राइन्स, ऑप्शन बी फेरिज, ऑप्शन सी जीव्स, ऑप्शन डी जेनिंग्स। तो इनको किस नाम से पुकारा जाता था, यू हैव टू फाइंड आउट। कि ऐसे लोग जिन्होंने मोनेस्ट्री में रहना छोड़ दिया था, साथ ही वो प्रीचिंग कर रहे थे और चैरिटी के ऊपर रहते थे, तो इन लोगों को किस नाम से पुकारा जाता था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द पोएम Prairie's Plowman contrasted the ease and luxury of the lives of some monks with the pure faith of simple plowmen and shepherds and poor common laborers who composed this poem। इस पोएम की रचना किसके द्वारा की गई है। जो ये पोएम है जिसमें कि जो लग्जरी लाइफ है जो मॉन्क्स के अंदर जो लोग रहते थे उनको इसमें क्रिटिसाइज किया गया है, तो ये पोएम किसके द्वारा वहाँ पे कंपोज की गई है। तो सही आंसर है लॉन्गलैंड। ऑप्शन 15, द पोएम contemporary tales had comic portraits of a nun, a monk and a friar who composed the poem। तो ये पोएम किसके द्वारा की गई है, जेफरी चौसर के द्वारा। चौसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन 16, Christ's birth celebrated on 25th December replaced an old pre-Roman festival, the date of which was calculated by the solar calendar, which festival marked the crucifixion of Christ and his rising from the dead। ऑप्शन ए सेंट मारिया, ऑप्शन बी ईस्टर, ऑप्शन सी फोस्टर, ऑप्शन डी क्राइस्ट।
तो ये तो आप सबको पता होगा, करेक्ट ऑप्शन विल बी ईस्टर। 17th, कल्टिवेटर्स वर ऑफ टू काइंड्स, फ्री पीजेंट्स एंड सर्फ। जो किसान थे वो दो प्रकार के थे, एक तो फ्री पीजेंट्स और दूसरे दास। फ्री पीजेंट्स हेल्ड देयर फार्म्स ए टेनेंट्स ऑफ द लॉर्ड, द पीजेंट्स हैड टू रेंडर मिलिट्री सर्विसेज हाउ मेनी डेज। तो किसानों को जो मिलिट्री सर्विस जो देनी होती थी अपने लॉर्ड को, वो कितने दिन देनी होती थी? एटलीस्ट 40 डेज, एटलीस्ट 1 वीक, एटलीस्ट 10 डेज, एटलीस्ट 20 डेज। तो हाउ मेनी डेज दे हैव टू रेंडर द मिलिट्री सर्विस टू देयर लॉर्ड्स? तो करेक्ट आंसर इज एटलीस्ट 40 डेज। नाउ 18th, which one was the direct tax that kings sometimes imposed on peasants but the clergy and nobles were exempted from paying this? इनमें से कौन सा वो डायरेक्ट टैक्स था जो कि कभी कभी राजा के द्वारा किसानों पर लगाया जाता था, लेकिन पादरी वर्ग और नोबल्स को इससे एग्जेम्प्ट किया गया था, इससे छूट दी गई थी? ऑप्शन ए टेली, ऑप्शन बी टेल, ऑप्शन सी टेंथ, ऑप्शन सी टीथ। तो करेक्ट आंसर इज ए। ये है वो टैक्स है जो कि चर्च के द्वारा किसानों पे लगाया जाता था, 1/10, ओके। और ये वो टैक्स है जो कि राजा के द्वारा लगाया जाता था। तो दोनों में डिफरेंस है, उसको ध्यान में रखना है। नाउ 19th, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द सर्व्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। जो सर्व यानी दास है उनसे रिलेटेड ये स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? यू हैव टू फाइंड आउट इट। ऑप्शन ए, serfs cultivated plots of land but these belonged to the lord. Much of the produce from these had to be given to their home. Option B, they also had to work on the land which belonged exclusively to the lord. Option C, they received no wages and could not leave the estate without the lord's permission. Option D, the lord could decide whom a serf should marry or might give his blessing to the serf's choice but on payment of a fee. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? यू हैव टू फाइंड आउट इट। कि सर्व्स कल्टिवेटेड प्लॉट्स ऑफ लैंड बट दीज बिलोंग टू द लॉर्ड, मच ऑफ दीज प्रोड्यूस फ्रॉम दीज हैड टू बी गिवन टू देयर होम। दे ऑल्सो हैड टू वर्क ऑन द लैंड विच बिलोंग्ड एक्सक्लूसिवली टू द लॉर्ड। ऑप्शन सी, दे रिसीव्ड नो वेजेज एंड कुड नॉट लीव द एस्टेट विदाउट द लॉर्ड्स परमिशन। ऑप्शन डी, the lord could decide whom a serf should marry or might give his blessing to the serf's choice but on payment of a fee. तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट ए जो बोल रहा है कि मच ऑफ द प्रोड्यूस फ्रॉम दिस हैड टू बी गिवन टू देयर होम, तो ये सारा सर्फ के घर नहीं जाता था बल्कि लॉर्ड के घर जाता था। तो ये एक लाइन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाती है, बाकी सारे स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। Now consider the following statements in respect of the history of England. Which of the following is not correct? इंग्लैंड की हिस्ट्री को देखते हुए इनमें से कुछ स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, The angels and Saxons from Central Europe had settled in England in the 6th century. एंजल्स और सेक्सन्स थे वो सेंट्रल यूरोप से इंग्लैंड में 6ठी शताब्दी में सेटल हो चुके थे। The country's name England is a variant of Angelland. See, in the 11th century, William the Duke of Normandy crossed the English Channel with an army and defeated the Saxon king of England. Option D, William first had the land mapped and distributed it in sections to 180 Norman nobles who had migrated with him. So which one is not correct? You have to find out it. Refer your book. I think all statements are correct. 20th, by the 11th century there is evidence of several technological changes. 11th century में कुछ technological changes हैं, इनमें से कौन कौन से सही हैं? Instead of the basic wooden plows, cultivators began using heavy iron tipped plows and mould boards. तो ये स्टेटमेंट सही है। अब लकड़ी की हल की जगह पे वहाँ पे आयरन के टिप का यूज करना शुरू कर दिया था हल के अंदर। ऑप्शन बी, द मेथड्स ऑफ हार्सनिंग एनिमल्स टू द प्लो इम्प्रूव्ड. Instead of neck harsdening, the shoulder harsdening came to be used. This enabled animals to exert greater power. ये स्टेटमेंट भी सही है। अब उनके कंधे के ऊपर पूरा वजन रखा जाने लगा जिससे कि उनसे ज़्यादा पावर को जनरेट किया जा सकता था। ऑप्शन सी, horses were now better suited with iron horse shoes.
which prevented food decay. This was increased use of wind and water energy for agriculture. ये स्टेटमेंट उसी है घोड़े के अंदर। अब वो नए प्रकार के आयरन हॉर्स शू का यूज करने से घोड़े का बेटर यूटिलाइजेशन किया जा सकता था। ऑप्शन डी, देयर वर ऑल्सो चेंजेस इन लैंड यूज। द मोस्ट रिवोल्यूशनरी वन वाज द स्विच फ्रॉम ए 2 फील्ड टू ए 3 फील्ड सिस्टम। तो इनमें से ए बी सी डी ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन 23, expansion in agriculture was accompanied by growth in 3 related areas. Which of the following was included in it? एग्रीकल्चर का जो एक्सपेंशन हुआ उसके कारण 3 भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भी ग्रोथ हुई। इनमें से कौन सा इसमें शामिल? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंक्लूडेड, इनमें से कौन सा इसमें शामिल था? ऑप्शन ए पॉपुलेशन, ऑप्शन बी ट्रेड, ऑप्शन सी टाउन्स, ऑप्शन डी एम्पायर्स। तो क्वेश्चन ये होना चाहिए था विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन इट। तो फिर उसके बाद इसका आंसर हो जाता है एम्पायर्स। ठीक है, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ तो पॉपुलेशन भी बढ़ी, वहाँ पे जनसंख्या बढ़ी, ट्रेड भी बढ़ा, व्यापार भी बढ़ा और टाउन्स भी बढ़े। लेकिन एम्पायर का एक्सपेंशन एग्रीकल्चर से हुआ, ऐसा कोई कॉन्क्रेंट स्टेटमेंट्स हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे शामिल होना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड। ओके, तो एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन से हमें 3 क्षेत्रों में 3 डिफरेंट सेक्शंस में हमें एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है। फर्स्ट वन इज पॉपुलेशन, सेकंड वन इज ट्रेड, थर्ड वन इज टाउन्स। 24, टाउन्स एयर मेक्स फ्री was a popular saying. Many serf craving to be free ran away and hid in towns. If a serf could stay for 1 year and 1 day without his lord discovering him, he would become a free man, slave, honored man, free woman. तो इसका करेक्ट आंसर होगा यदि कोई दास अपने मालिक से छुपकर 1 साल और 1 दिन तक किसी जगह पे रह जाता था तो उसे फ्री मैन मान लिया जाता था, मुक्त आदमी मान लिया जाता था, वो दास नहीं रहता था। नेक्स्ट वन इज द बिगर टाउन्स हैड पॉपुलेशंस ऑफ अबाउट 30,000. दे कुड बी सेड टू हैव फॉर्म्ड विच ऑर्डर? The bigger towns had populations of about 30,000. They could be said to have formed which order? ये माना था यूरोप के इतिहास में कि बड़े बड़े टाउन जिनकी जनसंख्या 30,000 से ज़्यादा भी बढ़ चुकी थी, अब वो कौन से वर्ग का उन्होंने निर्माण कर लिया था? ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन डी फोर्थ। तो करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ, क्योंकि 3 ऑर्डर तो पहले से ही थे, क्लेर्जी था, लॉर्ड था और आपके पीजेंट्स थे। तो शहरों को माना गया कि ये 4th ऑर्डर इन्होंने डेवलप कर दिया है। Consider the statement in respect of guild. Which of the following is not correct? The basis of economic organization was the guild. Option B, each craft or industry was organized into a guild, an association which controlled the quality of product, its price and its sale. Option B, the guild hall was a feature of every town. It was building for ceremonial functions and where the heads of all guilds met formally. Option D, guilds were controlled by emperors. तो इनमें से जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो आपका डी, गिल्ड्स के ऊपर एम्परर्स का कोई भी कंट्रोल नहीं होता था, गिल्ड्स थे वो पूरी तरीके से फ्री थे। 27, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ कैथेड्रल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए, फ्रॉम द 12th century large churches called cathedrals were being built in France. These belonged to monasteries, but different group of people contributed to their construction with their own labor, materials or money. Option B, cathedrals were built of stone and took many years to complete. As they were being built, the area around the cathedrals became more populated, and when they were completed, they became centers of pilgrimage. Thus, small towns developed around them. Option C, cathedrals were designed so that the priest's voice could be heard clearly within the hall where large number of people gathered, and so that the singing by monks could sound beautiful and the claiming bells calling people to prayer could be heard over a great distance. Option D, the stained glass was used for windows. During the day, the sunlight would make them radiant for people inside the cathedral, and after sunset, the light of candles would make them visible to people outside. The stained glass windows narrated the stories in the Bible through pictures which illiterate people could read. ऑल दी अबव. तो इन स्टेटमेंट्स को यदि आप देखोगे तो ए बी सी डी ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो करेक्ट आंसर विल बी ई, ऑल दी अबव.
क्वेश्चन नंबर 28, by the early 14th century Europe's economic expansion slowed down, which of the following factors were responsible for it? 14वीं शताब्दी से हम देख रहे हैं कि यूरोप का जो आर्थिक विस्तार था वो धीरे धीरे धीमा पड़ गया। इनमें से कौन से फैक्टर्स थे वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं? ऑप्शन ए, इन नदर्न यूरोप बाय द एंड ऑफ द 13th century the warm summers of the previous 300 years had given way to bitterly cold summers. Option B, social unrest. Option C, trade was hit by a severe shortage of metal money because of a shortfall in the output of silver mines in Austria and Serbia. Option D, all the above. तो करेक्ट स्टेटमेंट विल बी डी, ऑल दी अबव। तो ऊपर वाले सारे रीजन रिस्पॉन्सिबल हैं 14th सेंचुरी में, जब यूरोप में धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से उनका बेस है वो धीरे उनकी इकोनॉमिक एक्सपेंशन क्यों रुक गया। पहला स्टेटमेंट ये बोला कि यूरोप में जो समर्स थी वो जिस प्रकार से टेम्परेचर बढ़ा तो एग्रीकल्चर के अंदर एक्सपेंशन हुआ, लेकिन जब दोबारा से कोल्ड क्लाइमेट शुरू हो गया तो एग्रीकल्चर डाउन हो गया। एग्रीकल्चर डाउन हो गया तो वहाँ सोसाइटी में अनरेस्ट हो गया। ऑप्शन सी, ट्रेड है वो धीरे धीरे उस कारण भी उस शॉर्टेज हो गया क्योंकि मेटल मनी थी उसकी कमी आ गई ऑस्ट्रिया और सर्बिया में। तो इसमें ऑल स्टेटमेंट्स विल बी करेक्ट। नाउ 29, consider the following statements in respect of the new monarchies. Which of the following statements are correct in this respect? Option A, in the 15th and the 16th century European kings strengthened their military and financial power. The powerful new states they created were as significant for Europe as the economic changes that were occurring. Option B, historians have called these kings the new monarch. Louis XI in France, Maximilian in Austria, Henry VII in England, and Isabel and Ferdinand in Spain were absolute rulers. Option C, who started the process of organizing standing army, a permanent bureaucracy and national taxation, and in Spain and Portugal began to play a role in Europe's expansion overseas. Option D, all the above. तो इनमें से सारे स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रम्पिच ऑफ न्यू मोनार्कीज इन यूरोप? कि यूरोप के अंदर जो न्यू मोनार्की है उनमें उनके लिए कौन सा स्टेटमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है उनके उदय के लिए? यूरोप के अंदर जो न्यू मोनार्की बना, जो नया जो सिस्टम आया, जो नए नए राजा लोग आए, इनके लिए कौन सा रीजन है वो रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए, it was the social changes which had taken place in the 12th and 13th century. कि 12वीं और 13वीं शताब्दी में जो सोसाइटी में जो चेंज आ रहे थे वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ऑप्शन बी, द डिसोल्यूशन ऑफ द फ्यूडल सिस्टम ऑफ लॉर्डशिप्स एंड वेसलेज एंड द स्लो रेट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ हैड गिवन द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू किंग्स टू इंक्रीज देयर कंट्रोल ओवर देयर पावरफुल एंड नॉट सो पावरफुल सब्जेक्ट्स। ऑप्शन सी, rulers dispensed with the system of feudal lives for their armies and introduced professionally trained infantry equipped with guns and siege artillery directly under their control. Option D, all the above. So all the statements are correct. All the statements are responsible for the trumpets of new monarchies in Europe. So all statements are correct. So right answer will be all the above. Now question number 31. In the region of child King Louis XIII of France in 1614, a meeting was held of the French Consultative Assembly known as the State General. After this, it was not summoned again for nearly 2 centuries because the king did not want to share power with the 3 orders. When this meeting was called again, तो स्टेट जनरल की जो लास्ट मीटिंग जो किंग 13th के द्वारा फ्रांस में 1614 में बुलाई गई थी, तो इसी प्रकार की मीटिंग 2 सेंचुरी के बाद फ्रांस में कब बुलाई गई? इन 1784, इन 1789, इन 1790। तो ये तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले चैप्टर में। ये मीटिंग बुलाई गई थी 1789 में लुई 16 के द्वारा। नाउ लास्ट वन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंट इन इंग्लैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इंग्लैंड के अंदर जो पार्लियामेंट का जो संसद का विकास हुआ, इससे रिलेटेड स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, इवन बिफोर द नॉर्मन क्वेस्ट द एंग्लो सेक्शंस हैड ए ग्रेट काउंसिल which the king had to consult before imposing any tax. Option B, this developed into what was called the parliament, which consisted of the House of Lords,
the members of which were the lords and the clergy, and the House of Commons representing towns and rural areas. Option C. King Charles I ruled for 11 years without calling parliament. When he was forced to call it because he needed money, a section of parliament decided to go to war against him and later executed him and established a republic. Option D. This did not last long and monarchy was restored, but on the condition that parliament would be called regularly. And option E, all the correct. तो इनमें से A, B, C, D जितने भी स्टेटमेंट आप देखोगे तो राइट आंसर होगा ऑल इज करेक्ट, कि सारे स्टेटमेंट